बारिश में गरीब ससुराल की झोपड़ी। पता नहीं ये सावन भादव का दिन क्यों आता है। जब भी ये बारिश का महीना आता है हम गरीबों की परेशानी बढ़ा देता है। कविता बहू, कविता बहू, पता नहीं ये कविता बहू कहाँ है। मैं यहाँ हूँ माँ जी, आंगन में। ये देखिए माँ जी, हमारे आंगन में कितने सारे गेंदे के फूल खिले हैं। मैं सोच रही हूँ माँ जी कि इन गेंदे के फूलों को गुथकर हमारी झोपड़ी को सजा दूँ, ताकि कल देवर जी की शादी में हम गरीबों की झोपड़ी में थोड़ी तो रौनक आए। अपनी गर्भवती बहू कविता की इस बात पर सीबो भराई आंखों से कहती है, जो तुझे ठीक लगे कर दे बहू। वैसे भी एक गरीब के घर की शादी तो ऐसी ही होती है। और जल्दी से अंदर आ जा, अखिलेश को हल्दी भी लगानी है। पूरा परिवार अखिलेश को हल्दी लगाता है। देवर जी, आपकी भाभी होने के नाते मैं भगवान से बस यही मांगती हूँ कि ये हल्दी का शुभ रंग आपकी जिंदगी को खुशियों से भर दे। शुक्रिया कविता भाभी। कविता के बाद सीबो नीलम भी अखिलेश को हल्दी लगाते हैं। तभी गोपी आ जाता है। अजी, सभी को शादी का न्योता दे आए आप? हे भाग्यवान, सभी को न्योता तो दे आया, मगर गिने चुने लोग ही हम गरीबों के घर की शादी में आएंगे, क्योंकि हम झोपड़ी में रहते हैं। इसलिए लोग हम गरीबों की खुशियों में नहीं आना चाहते। कोई बात नहीं बाबूजी। अगले दिन बहुत ही थोड़े लोगों के साथ अखिलेश की बारात दुल्हन के घर आती है, जहां अखिलेश और आरती की शादी हो जाती है और आरती बहू बनकर ससुराल आ जाती है। नीलम बेटी, जा जाकर आरती की थाली ले आ। जी माँ। ये लो माँ। आरती बहू, इस कलश को गिराकर अंदर आ जाओ। गृह प्रवेश होने के बाद आरती अपने सास ससुर के पैर छूती है। सदा सुहागन रहो आरती, खूब खुश रहो। आज से हम गरीबों की इस झोपड़ी को अपना ही घर समझना। आरती का ससुराल यूं तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मगर गरीबी में भी उसके ससुराल वाले रूखी सूखी रोटी भी मिल बांट कर खाते थे। रात बहुत हो चुकी है, चलो अब सभी सो जाओ। तभी नीलम और कविता सोने के लिए एक फटी चिटी गुदरी लाकर बिछा देती हैं, मगर उस झोपड़ी में जगह कम होने की वजह से किसी न किसी को रात भर जाग कर काटनी पड़ती। बेचारे गरीब ससुराल वाले झोपड़ी में सोने की तैयारी ही कर रहे होते हैं। तभी मौसम खराब हो जाता है और जोर जोर से बादल गरजने लगते हैं। लगता है बहुत जोरों से बारिश होगी। तुम सभी सो जाओ, मैं जगी हूँ। वैसे भी मुझे नींद नहीं आ रही है। हे ऊपर वाले, भगवान के लिए आज हम गरीबों के घर पर मत बरस। आज ही मेरे बेटे की शादी हुई है और हम गरीबों की झोपड़ी में बहू आई है। बेचारी गरीब सीबो डर भरे मन से उम्मीद लगाए हुए ऊपर वाले की दुआई दे रही थी। थोड़ी देर बाद सभी की आंख लग जाती है। तभी बहुत तेज तूफानी बारिश शुरू हो जाती है, जिससे आरती के बेचारे गरीब ससुराल वालों की झोपड़ी के ऊपर छत की मिट्टी गलने लगती है और आंधी तूफान में फूस भी उड़ जाते हैं, जिस कारण उनकी झोपड़ी की छत जगह जगह से टपकने लगती है और बारिश के पानी से उनकी झोपड़ी भरने लगती है। तभी अजीत कहता है, अरे घसीटाराम, काहे के लिए हमको जबरदस्ती गंगा में डुबकी लगावत है? छोड़ ससुरा हमको। ऐसा कहते हुए अजीत बगल में सो रहे अपने भाई अखिलेश को जोरदार लात मारता है। तभी सीबो और आरती जाग जाती हैं। देख लो अम्मा, अजीत भैया ने फिर से मुझको धो दिया। हे भगवान, माँ जी, हमारी झोपड़ी में ये पानी कहाँ से भर रहा है? जिसका डर था वही हुआ, हमारी झोपड़ी की छत टपक रही है। अजी उठो। नीलम, जेठानी जी उठिए। इस तरह से बारिश के चलते आरती और उसके गरीब ससुराल वाले आधी रात को नींद से जाग जाते हैं और आरती जल्दी जल्दी बारिश के पानी को झोपड़ी से बाहर फेंकने लगती है। लाओ आरती, मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। नहीं जेठानी जी, आप माँ बनने वाली हैं, बस एक तरफ बैठ जाइए, मैं कर लूंगी। बारिश का पानी साफ करते हुए रात से सुबह हो जाती है और अब बारिश भी थम जाती है। तभी अखिलेश कहता है, बारिश रुक गई है, चलिए अजीत भैया काम पर चलते हैं। आज हमें उस घर को बनाकर पूरा करना है और प्लास्टर भी करना है, वरना सेठ हमको काम से निकाल देगा। तो 2 वक्त की रोटी कमाने पर भी अब आफत आ जाएगी। अखिलेश जी, जेठ जी रुकिए, मैं चाय बना देती हूँ। गरीबी के चलते आरती लाल चाय बनाकर अपने पति और जेठ को दे देती है। अखिलेश और अजीत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए दिहाड़ी मजदूरी का काम करते थे। दोनों भाइयों के अब तक न जाने कितने ही घर, फैक्ट्रियां अपने हाथों से वो बना चुके थे, मगर खुद अपने परिवार के लिए एक पक्का घर नहीं बना सके।
बस थी तो सर छिपाने के लिए टूटी फूटी झोपड़ी। वहीं साल के कुछ महीने उन्हें बेरोजगारी के धक्के भी खाने पड़ते थे। दोनों भाई काम पर आकर काम करते हैं, तभी फिर से पीट पीट कर जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। उन दोनों के चेहरे पर बस बार बार अपनी कच्ची झोपड़ी का ही नजारा दिख रहा था। अखिलेश, तू देख रहा है मेरे भाई, बारिश कितनी तेज हो रही है, कहीं हमारी झोपड़ी ढह न जाए, वरना माँ बाबूजी, हमारी बहन और हमारी बीवी बेघर हो जाएंगी। भैया, मेरे पास एक रास्ता है, क्यों ना यहाँ से थोड़ी सीमेंट चुरा कर घर ले चले और झोपड़ी की छत को पक्का कर दें। कभी कभी गरीब होना गरीबों की जिंदगी के लिए एक बड़ा अभिशाप बन जाता है और गरीब से गरीब खुददार आदमी को भी चोर बनाकर छोड़ता है। छत छिन जाने के डर से अखिलेश और अजीत एक बोरी में सीमेंट भरने लगते हैं। तभी सेठ उन्हें चोरी करते हुए देख लेता है और मुंह में चबा रहे पान की पीक उनके मुंह पर फेंकता है। थू, साले हराम की औलाद, हीरालाल के साथ होशियारी है? ये शेर भर सीमेंट की चोरी तुमको बड़ी महंगी पड़ेगी। अरे ओ चमन, रंगा, बाहर फेंक दो इन ससुरों को, अब तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। और अगर आज के बाद यहाँ दिखाई दिए ना तो दोनों भाइयों की टांगे तोड़वाकर कबाब सिखवा दूंगा। ऐसा मत करो सेठ, ऐसा मत करो, हमें हमारी मेहनत मजदूरी दे दो। हीरालाल उनकी एक नहीं सुनता और मार पीट कर उन्हें भरी बारिश में सड़क पर फेंक देता है। वहीं दूसरी तरफ बारिश के चलते झोपड़ी की छत टूट जाती है। बेचारी राधा जैसे तैसे झोपड़ी पर चढ़कर उसकी छत को ठीक करती है, मगर फूस की कच्ची छत तेज आंधी तूफान की मार सह नहीं पाती और उस गरीब परिवार की झोपड़ी पूरी तरह से ढह जाती है। दोनों भाई वापस आते हैं तो सभी सड़क पर बैठे भीग रहे होते हैं। भैया, आप दोनों आ गए, हम बेघर हो गए भैया, हमारी झोपड़ी टूट गई। क्यों ऊपर वाले, क्या लिखा है तूने हम गरीबों की किस्मत में? पहले हम गरीब भाइयों की आगे की रोजी रोटी छीन ली और अब सर से छत भी छीन ली। अजी, ये क्या कह रहे हैं आप? कविता, हमारा काम छूट गया। अजीत सभी को पूरी बात बताता है। अपने गरीब ससुराल वालों को हिम्मत हारता हुआ देखकर आरती कहती है, माँ जी, अजीत भैया, अखिलेश जी, माना कि भले हमारे पास ईंट खरीदने के पैसे नहीं, मगर सच तो ये है कि घर पैसे से नहीं परिवार से बनता है। हम इस घास से अपना घर बनाएंगे जिसे कोई आंधी तूफान भी तोड़ नहीं पाएगा। आरती की ये बातें उसके गरीब ससुराल वालों की टूटी हुई हिम्मत को नए हौसले से भर देती है। और जहां गोपी, अजीत और अखिलेश लकड़ियां काट काट कर इकट्ठी करते हैं, वहीं आरती, उसकी सास, ननद और जेठानी घास इकट्ठा करते हैं। कविता दीदी, जब तक हम झोपड़ी बना नहीं लेते, आप यहीं इस पेड़ की ओट में रहिए। आपका बारिश में भीगना आपके और होने वाले बच्चे दोनों के लिए ठीक नहीं। माँ जी, नीलम, आप दोनों कविता दीदी के पास रहिए। इसके बाद आरती खुद बारिश में भीगते हुए झोपड़ी बनाना शुरू करती है। वहीं उसके पति जेठ मजबूत लकड़ियों से पिलर बनाते हैं। आंधी तूफान जैसे बार बार घास फूस को बिखरा कर उस गरीब बहू के हौसले को तोड़ने की कोशिश करती। रह रहकर बिजली चमकती और बादल गरजते, मगर सुबह से रात होने तक बारिश में भीगते हुए आरती मजबूत झोपड़ी बना लेती है और झोपड़ी के छत के चारों ओर तिरपाल बांध देती है, जिससे बारिश की एक भी बूंद अब उनकी झोपड़ी में नहीं आती। माँ जी, बाबूजी, जेठानी जी, नीलम, चलिए सभी लोग झोपड़ी के अंदर चलिए। झोपड़ी के अंदर आकर आरती के गरीब ससुराल वालों के चेहरे खुशी से खिल गए। आरती भाभी, आपने बहुत बड़ी झोपड़ी बनाई है, अब हम में से किसी को भी रात भर जागना नहीं पड़ेगा। सुना था कि बहुएं ससुराल के घर आंगन में लक्ष्मी का रूप बनकर आती हैं, मगर आरती बहू, तुझे देखकर ऐसा लग रहा है तू हम गरीबों की झोपड़ी में ऊपर वाले का भेजा कोई रूप है। वरना जब हम बेघर होकर सड़क पर आ गए थे तो तू हमारे साथ अपने घर भी जा सकती थी। माँ जी, मैं इस घर की बहू हूँ और बहू का संसार उसके ससुराल से होता है, और विदाई के वक्त पिताजी ने कहा था कि शादी के बाद बहू के ससुराल वालों का दुख सुख ही उसका भी सुख दुख होता है। आरती की बातें उसके गरीब ससुराल वालों का दिल जीत लेती हैं और अब वह सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। अर्चना, बस बहुत हो गया, अब मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकता। हम दोनों आज ही शादी कर लेते हैं। हाँ, रोनित बिल्कुल ठीक कह रहा है, हम दोनों को भी शादी कर लेनी चाहिए। अगर हम माँ को तुम दोनों के बारे में बताएंगे तो वो कभी भी इस रिश्ते के लिए ना नहीं बोलेंगी। अगर हम लोग शादी कर लें तो माँ को इस शादी को मंजूर करना ही होगा। विशाल और रोनित ऐश्वर्या और अर्चना से बहुत प्यार करते थे, इसलिए वो इन दोनों से शादी कर लेते हैं। रोनित, विशाल,
कौन है ये दोनों लड़कियां? और तुम लोगों ने ये शादी के जोड़े क्यों पहने हुए हैं? क्या चल रहा है ये सब? इसका नाम अर्चना है और इसका नाम ऐश्वर्या है। हम दोनों इन दोनों से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, इसलिए हमने मंदिर में शादी कर ली। आज के बाद ये दोनों इस घर की बहू है। आपने बिना बताए ऐसे ही किसी से भी शादी कर ली? आखिरकार ये लड़कियां है कौन? किस खानदान की है? ये रामपुर गांव की रहने वाली है। जब मैं और रोनित गांव घूमने के लिए गए थे तो हम दोनों की मुलाकात इनसे हो गई थी वहीं पर। क्या तुम दोनों ने इन गवार गांव की रहने वाली लड़कियों को हमारे घर की बहू बना कर ले आए? मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। अभी के अभी ये शादी तोड़ दो। माँ, आप ये कैसी बात कर रही हो? हम दोनों ने इनसे शादी की है और शादी कोई मजाक नहीं है। अगर आप इन दोनों को अपनी बहू नहीं मानती हैं तो कोई बात नहीं, हम दोनों इस घर से ही चले जाते हैं। अपने बेटों को घर छोड़ता हुआ जाता देख लता को ना चाहते हुए भी इस शादी को मंजूर करना पड़ता है। लेकिन लता और लता की दोनों बेटियां डेजी और अनुष्का अर्चना और ऐश्वर्या को उनके गांव से और गंवार होने की वजह से बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अर्चना, ये क्या है? ये तो कोई अलमारी की तरह दिख रही है। ये कैसी अलमारी है? इसमें तो खाने पीने की चीज रखी हुई है और इससे ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है। अर्चना इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहां पर डेजी और अनुष्का आ जाती है और उनकी सारी बातें सुन लेती है। सही कहा तुमने, ये अलमारी है। तुम एक काम करो, इसमें से ये सारी चीजें बाहर निकाल कर रख दो और अपने सारे कपड़े लाकर इस अलमारी के अंदर रख दो। ऐश्वर्या और अर्चना दोनों ही गंवार होती है और उन दोनों को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीजों के बारे में पता नहीं होता, जिसके चलते वो सारा खाने पीने की चीजों को बाहर निकाल देती है और उसके अंदर अपने सारे कपड़े रख देती है। थोड़ी ही देर में वहां पर लता आ जाती है और अर्चना ऐश्वर्या की इन सारी हरकतों को देखकर उन पर खूब चिल्लाती है। हे भगवान, ये कैसी बहू से पाला पड़ गया है? ये तो गवार की भी गवार निकली। तुम दोनों को अलमारी और फ्रिज में कोई फर्क नजर नहीं आता है क्या? ये कपड़े रखने की अलमारी नहीं है, फ्रिज है। इसके अंदर खाने पीने का सामान रखते हैं और तुम दोनों ने इसमें अपने कपड़े रख दिए। इसमें कपड़े रखने को ननन जी ने ही कहा था। ये तो गवार होने के साथ साथ झूठी भी है। भला हम ये सब करने को क्यों कहेंगे? हमने इन्हें ऐसा कुछ भी करने को नहीं कहा है। ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खुद गलती करके मेरी बेटियों पर इल्जाम लगाती हो। इतना कहकर लता अपनी दोनों गंवार बहुओं की बहुत बेइज्जती करती है, जिसे देखकर डेजी और अनुष्का बहुत खुश होती है और वहीं बेचारी ऐश्वर्या और अर्चना बिना कुछ कहे अपनी सास की बातों को सुनती रहती है। क्या माँ, आज भी खाने में ये आलू और पत्ता गोभी है? कल भी हम लोगों ने पालक खाया था और परसों भी। क्या ये पत्तों सब्जियां रोज रोज क्यों बन रही है? हम इंसान है, कोई भेड़ बकरी नहीं है जो रोज पत्तों की सब्जियां खाए। बेटा, मुझे भी ये पत्तों की सब्जियां पसंद नहीं है, लेकिन क्या करूं, तुम्हारी दोनों गवार भाभी रोज पत्तों की सब्जी बना देती है। आप लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया? खाना अच्छा नहीं बना क्या? इंसानों के लायक बनाओ तो हम खाना खाएं। भेड़ बकरियों वाला खाना हम कैसे खा सकते हैं? रोज रोज पत्तों की सब्जी बनाना जरूरी है क्या? पत्तों की सब्जी खाना तो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और इससे हमें ताकत भी मिलती है। हमारे गांव में तो हम रोज इन्हीं पत्तों की सब्जी खाते हैं, तभी तो हमारे गांव के लोग एकदम तंदुरुस्त और ताकतवर रहते हैं। ये तुम्हारा कोई गांव नहीं है, हमारा शहर है और यहाँ पर ये पत्ते इंसान नहीं बल्कि भेड़ बकरियां खाते हैं। आइंदा अगर ये पत्तों की सब्जी घर में बनी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? अर्चना और ऐश्वर्या शादी के बाद हर रोज खाने में सिर्फ हरी सब्जियां ही बनाती थी, जिसके चलते उनके ससुराल वाले उनसे हमेशा परेशान रहते थे। अपनी सास की धमकी सुनकर दोनों बहुएं डर जाती है और हरी सब्जियों को बनाना बंद कर देती है। इसी बीच ऐश्वर्या और अर्चना की दोनों नंदें बाहर का खाना शुरू कर देती हैं। डेजी, ये चीज पिज्जा तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। आज से पहले मैंने इतना अच्छा चीज पिज्जा नहीं खाया और इस बर्गर ने तो मेरा दिल जीत लिया। ननन जी, आज फिर आप दोनों ने ये बाहर का मैदा वाला खाना मंगा लिया। आप दोनों जानती है ना, ये हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इससे तो हमें कोई ताकत भी नहीं मिल सकती है। चुप करो गांव की रहने वाली गवार, तुम दोनों को इन चीजों के बारे में क्या ही पता होगा। तुम दोनों ने तो आज तक ऐसी चीजों को खाया भी नहीं है, इसलिए तुम ऐसा कह रही हो। एक बार खाकर तो देखो। अपनी हरी पत्तेदार सब्जियों को ना भूल गई तो हमारा नाम बदल देना। ना बाबा, हमें इन मैदे वाली चीजों से तो दूर ही रहना है। अर्चना और ऐश्वर्या अपनी दोनों नंदों को काफी समझाती है, लेकिन वो बाहर की चीजें खाने से बाज नहीं आती है।
और लगातार कई महीनों तक बाहर की चीजें खाती रहती है। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन रोनित और विशाल को उनके बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, जिसके चलते उनके बहुत सारे पैसे डूब जाते हैं और वो लोग गरीब हो जाते हैं। अब हम लोग कहाँ रहेंगे? हमारा घर भी चला गया। अब हम लोग बिना घर के कैसे रहेंगे? हम लोगों के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा हुआ है। गांव में हमारा एक छोटा सा मकान है। अब हमें उसी मकान में ही रहना होगा। हम गांव में रहेंगे माँ? आप कहीं पागल तो नहीं हो गई हो? हम लोग गांव में कैसे रह सकते हैं? आपको पता भी है वो कितने गंदी जगह होती है, वहां कैसे कैसे लोग रहते हैं। अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर हम गांव नहीं गए तो हमें दर दर यहीं भटकना पड़ेगा। लता की बात सुनकर अनुष्का और डेजी को गांव में जाने के लिए मानना ही पड़ता है, जिसके बाद सारा परिवार गांव में जाकर एक छोटे से मकान में रहने लगता है और रोनित विशाल अपने ही खेत में खेती करके अपने घर का गुजारा चलाते हैं। डेजी अनुष्का शहर में ही बचपन से पली बड़ी होती है, जिसके चलते उन्हें गांव में रहने में काफी परेशानियां होती है। लेकिन वहीं ऐश्वर्या और अर्चना गांव से होने की वजह से उन दोनों को वहां रहने में कोई भी परेशानी नहीं होती। ऐसे ही समय बीतता रहता है। अनुष्का और डेजी की तबीयत अब धीरे धीरे खराब होने लगती है और वो पहले से बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती हैं, जिसके चलते डॉक्टर दोनों का चेकअप करते हैं तो बताते हैं, इन दोनों को हरी और पत्तेदार सब्जियां ना खाने की वजह से इनके शरीर में खून की मात्रा बहुत कम हो गई है और ये दोनों कमजोर भी हो गई है। अगर ये लोग हरी और पत्तेदार सब्जियां नहीं खाएंगी तो इनकी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जाएगी। डॉक्टर की बात सुनकर लता बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। लता का परिवार अब बहुत ज्यादा गरीब होता है, जिसके चलते उन्हें हरी पत्तेदार सब्जियों को खरीदने में काफी परेशानी होती है। इसलिए ऐश्वर्या और अर्चना अपने ही खेत में खेती करती हैं और हरी और पत्तेदार सब्जियों को उगाती हैं और तरह तरह की हरी पत्तेदार सब्जियां बनाकर अपनी नंदों को खिलाती हैं, जिसके चलते कुछ ही महीनों में डेजी और अनुष्का की तबीयत पूरी तरह से ठीक हो जाती है और उसी के साथ उन दोनों को अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है। भाभी, हमें माफ कर दो। हमने आपके गवारपन और पत्तेदार सब्जियों की वजह से आपका खूब मजाक उड़ाया, लेकिन आज हम लोग आपकी वजह से ही ठीक हो पाए हैं। मुझे भी माफ कर दे। मैंने भी तुम दोनों का मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज तुम दोनों की ही बदौलत ही मेरी दोनों बेटियां ठीक हो पाई है। अपनी सास और ननद को अपनी गलतियों का एहसास होता देखकर ऐश्वर्या और अनुष्का उन्हें माफ कर देती है, जिसके बाद अब अर्चना और ऐश्वर्या अपने ही खेत में उगी हुई हरी सब्जियों को लेकर बाहर बेचना शुरू कर देती है और उन दोनों की खेतों की सब्जियां काफी हरी और अच्छी होती हैं, जिसके चलते उनकी बिक्री दिन प्रतिदिन बढ़ती है। धीरे धीरे उनके घर की परेशानियां पूरी तरह से दूर होने लगती है और सभी लोग इसी तरह से खुशी खुशी रहने लगते हैं।